बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक बड़ा अहम है आज का। बहुत ज़्यादा जो न्यूली इस प्रोफेशन को, वकालत के प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है रिमांड के हवाले से कि रिमांड क्या चीज़ है और इसका प्रोसीजर क्या होता है और पुलिस की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, एक मजिस्ट्रेट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं और इसको टेक्निकली तौर पे अगर हम अदालत के अंदर इसको फेस करते हैं तो वो क्या क्या तरीक़ाकार होते हैं। मैं बड़े आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि अगर हम CRPC का मुताला करते हैं, कोड ऑफ ये क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का, तो इसमें 5 किस्म की रिमांड जो हैं उनकी वजाहत की गई है। पहले मैं आपको इसकी किस्में बता देता हूँ कि इसकी कौन कौन सी इसमें किस्में होती हैं। नंबर 1 जो रिमांड आप हर रोज सुनते होंगे कि ये जुडिशियल रिमांड फिजिकल रिमांड होता है, जिसको हम उर्दू में जिस्मानी रिमांड भी कहते हैं। ये इसका आसान अल्फाज में मतलब ये होता है कि जब पुलिस किसी FIR में, किसी जुर्म में किसी आदमी को गिरफ्तार करती है तो वो 24 घंटे का टाइम होता है CRPC के मुताबिक कि वो 24 घंटे के अंदर अंदर उस आदमी को, उसने जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने उसे पेश करना होता है। अगर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं कर सकती तो वो फिर एक एप्लीकेशन देते हैं, रिटर्न एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को, कि दैट द इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, सो वी नीड फर्दर रिमांड, फिजिकल रिमांड। हमें वो कुछ दिनों के लिए रिमांड दें ताकि हम इस आदमी से जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जा सके। अब वो इन्वेस्टिगेशन क्यों करते हैं? ये एक्चुअल होता है रिकवरी के लिए, कि वो रिकवरी कौन सी होती है। फॉर एग्जांपल अगर चोरी का मुकदमा है तो उसमें अगर उसने मोटर किसी की चोरी की हुई है तो वो मोटर की जो है वो उसने रिकवरी करनी होती है, या किसी ने पैसे चोरी किए हुए हैं, मोबाइल चोरी किया हुआ, तो वो पुलिस ने जो फिजिकल रिमांड है इसमें उससे इन्वेस्टिगेशन करके वो रिकवरी जो है वो करनी होती है। बहुत ज़्यादा जो पुलिस डिपार्टमेंट है या ऑफिशियल्स है ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि वो फिजिकल रिमांड में जो उनको तशद्दुद करते हैं, जो बिल्कुल कानून के मुतरादिफ है और कानून जो है वो बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इस रिमांड का मतलब ये होता है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, द कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड ऑफ द कंसर्न पर्सन टू द कस्टडी ऑफ द पुलिस बाय द मजिस्ट्रेट। जो टेरिटोरियल मजिस्ट्रेट होता है, इलाका मजिस्ट्रेट होता है, उसने अपनी हिफाजत में पुलिस की कस्टडी में देना होता है और वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि इसके ऊपर कोई तशद्दुद ना हो। अगर कोई पुलिस उसके ऊपर तशद्दुद करके इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसका फर्दर जो है वो भी प्रोसीजर जो है वो कानून में मौजूद है। जो दूसरी टाइप रिमांड की होती है वो हम उसको कहते हैं जुडिशियल रिमांड। अब इसको अगर हम CRPC का मुताला करते हैं तो CRPC बड़े क्लियरली अल्फाज में इसके बारे में बताती है, व्हेन द इन्वेस्टिगेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय द लोकल पुलिस देन द कंसर्न पर्सन आर अक्यूज्ड इज सेंट टू द जुडिशियल लॉकअप और जेल। जब इन्वेस्टिगेशन उसकी मुकम्मल हो गई है, जो रिकवरी उससे करनी थी वो पूरी हो गई है, फिर जब इलाका मजिस्ट्रेट के सामने दोबारा पेश किया जाता है तो इलाका मजिस्ट्रेट समझता है कि अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत बाकी नहीं रही है तो वो उसको जेल में भेज देता है, जिसको हम जुडिशियल लॉकअप कहते हैं या जेल कहते हैं। तो ये दूसरी काइंड सिंपल ये है जुडिशियल लॉकअप। और अगर किसी ने इसकी बेल मूव करनी हो, जिसको हम पोस्ट एस बेल कहते हैं, तो वो जब जुडिशियल लॉकअप भेज दिया जाता है तो तब हम उसको मूव कर सकते हैं, कोई भी वकील इसको मूव कर सकता है। फिजिकल रिमांड में बेल मूव करने की इजाजत नहीं होती है, वो जुडिशियल रिमांड में होती है। अगर हम तीसरी कैटेगरी रिमांड की देखें तो वो तीसरी कैटेगरी रिमांड में आती है ट्रांजिट रिमांड। ये अक्सर मेरे वकील भाई जो नए आए हैं इस प्रोफेशन में वो उन्होंने शायद पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो उसको नहीं देखा होगा। ट्रांजिट रिमांड ये होता है कि जब एक मुतलका जो पुलिस एहलकार है वो मजिस्ट्रेट के सामने किसी आदमी को पेश करता है या मुलजिम को पेश करता है तो वो समझता है, वो एक एप्लीकेशन देता है कि इस आदमी की इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाना पड़ेगा, किसी पर्टिकुलर या जायबगुआ पे जाके इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। वो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इसकी नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल जुर्म लाहौर में हुआ है, बंदा जफरवाल के इलाका मजिस्ट्रेट में पेश हुआ है या नारोवाल के इलाका मजिस्ट्रेट या सियालकोट के इलाका मजिस्ट्रेट पेश हुआ है, तो वो समझता है पुलिस ऑफिसर कि ये हमें लाहौर में जाके जायबगुआ पे इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है और हमें सफरी या इसके कस्टडी जो है वो चाहिए ताकि हम इस आदमी को यहाँ से लेके वहां तक चले जाएं। और फिर जो इलाका मजिस्ट्रेट होता है अगर वो समझता है कि ये वाकई जरूरी है इसकी इन्वेस्टिगेशन फलां जगह पे ले जाके करने के लिए, तब वो ट्रांजिट रिमांड की एप्लीकेशन को अलाउ करता है और उनको वो कुछ दिनों के लिए रिमांड देता है। अब जो दूसरा रिमांड होता है वो 14 दिन का होता है, लेकिन ये जो ट्रांजिट रिमांड होता है इसकी कानून में मियाद है 7 दिन की। ये 1 से लेकर 7 दिन तक जो है वो मैक्सिमम हो सकता है। वो मजिस्ट्रेट 1 दिन का रिमांड भी दे सकता है, 2 दिन का। फिर जब उसकी रिमांड का टाइम खत्म हो जाता है, पीरियड खत्म हो जाता है, तो वो टाइम खत्म होने के बाद दोबारा सेम मजिस्ट्रेट के पास आता है और वो रिपोर्ट जमा करवाता है कि मैंने इन दिनों में वहां जाकर इस बंदे से ये इन्वेस्टिगेशन की है, ये रिकवरी की है वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। चौथी किस्म जो है वो रिमांड की होती है रिमांड ऑन बेल।
اب دیر آر سرٹن کیسز اس میں مجسٹریٹ سمجھتا ہے, کوئی ڈاؤٹ ایسا آ جاتا ہے کہ مجسٹریٹ سمجھتا ہے کہ دیر آر ریزنیبل گراؤنڈز اور ڈاؤٹس دیٹ دس پرسن اور دا اکیوزڈ از ناٹ انوالوڈ ان دا کنسرن کیس, کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو بندہ ہے جس کے اوپر یہ ایف آئی آر ہوئی ہے یہ اس کیس میں نہیں ہے, اس کے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کی گئی ہے, تو وہ پھر جو ہے وہ ریمانڈ کے دوران جو ہے وہ مجسٹریٹ جو ہے اس کو بیل دے دیتا ہے, اور جو جس پولیس والے نے اس کو پیش کیا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بیل پہ آپ اس انویسٹیگیشن اپنے طور پہ جو ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا, پانچویں اور آخری جو سی آر پی سی بات کرتی ہے ریمانڈ کی وہ ہوتا ہے سکسیسو ریمانڈ. بڑی اہم بات ہے یہ سکسیسو ریمانڈ کیا ہوتا ہے. سکسیسو کا اگر ہم اردو مطلب دیکھیں نا تو یہ ہوتا ہے یکے بعد دیگرے, کہ ایک آدمی کو پہلے کو ریمانڈ دے دیا گیا ہے, اب پولیس والے دوبارہ ریمانڈ مانگ رہے ہیں. اب قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو دوبارہ ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل, a person has been sent to the judicial lockup or jail, then the concerned police officer again submit an application for the further remand regarding judicial or transit etc. Then that application would be rejected on the same point, on the same time, on the same ground and on the same court. کیونکہ وہاں پہ مجسٹریٹ یہ کہے گا کہ آپ کو آلریڈی اس کا ریمانڈ دیا جا چکا ہے, آپ آلریڈی اس کی انویسٹیگیشن کر چکے ہیں, اب آپ کو سکسیسو ریمانڈ نہیں دیا جا سکتا. سکسیسو ریمانڈ یا سبسیکوینٹلی ریمانڈ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ آپ کو ریمانڈ اس میں نہیں دیا جا سکتا. لیکن اس میں ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے, اس میں کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں سکسیسو ریمانڈ دیا بھی جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ اس آدمی کے اوپر ایک اور جگہ پہ ایک اور ایف آئی آر ہو گئی ہے, یا آلریڈی کوئی اور ایف آئی آر چل رہی ہے, کوئی اور جرم بھی اس کے اوپر لگا ہوا ہے, تو کسی اور مجسٹریٹ نے اس کو طلب کر لیا, وہ اس کو سکسیسو ریمانڈ دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کوئی سیپریٹ ایف آئی آر ہو, سیپریٹ جرم ہو, سیپریٹ پلیس ہو, سیپریٹ مجسٹریٹ. ٹھیک ہے. یہ 5 اس کی کائنڈ ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ سی آر پی سی بہت بڑی کتاب ہے, کہاں سے ہم نے ڈھونڈنا ہے اسے. سی آر پی سی کا سیکشن جو ہے وہ 61 آپ دیکھ لیں, سی آر پی سی کا سیکشن 167 دیکھ لیں, سی آر پی سی کا سیکشن 173 دیکھ لیں. یہ سارے سیکشن ہیں جو ہم ریمانڈ کے بارے میں ہمیں کافی گائیڈ کرتے ہیں. اور اس میں ہائی کورٹ کی اگر ہم ہائی کورٹ والیوم 3 دیکھیں, اس میں چیپٹر 11B ہے, وہ دیکھیں, وہ بھی ریمانڈ کے بارے میں اور اس کے پروسیجر کے بارے میں کافی ڈیٹیل میں ہمیں جو ہے وہ انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 10 ہے, سب آرٹیکل اس کا 2 ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا, یہ بھی ریمانڈ کے بارے میں, اور سیفٹی اینڈ پروٹیکشن آف دا کنسرن پرسن اور اکیوزڈ, یہ کافی زیادہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. مزید انشاءاللہ اس طرح کی رہنمائی کے لیے میں آپ کے سامنے آتا رہوں گا. اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ کمنٹ میں ضرور کر لیجیے گا. تھینک یو سو مچ.